जिन 2 पुस्तकों का लोकार्पण है उसकी लेखिका सुप्रसिद्ध कवियत्री श्री वीणा कुमारी नंदनी जी, और आज इस कार्यक्रम में आप सब अपनी कथा का वाचन करेंगे और हम सब उनको सुनेंगे और फिर उसकी समीक्षा भी करेंगे। समृद्ध मंच का मैं स्वागत करता हूं और आज के कार्यक्रम की सबको शुभकामनाएं देता हूं। बेगूसराय जिले के अंतर्गत नीमाचंदपुरा ग्राम में एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिंह और माता का नाम श्रीमती चंद्रकला देवी था। इनका पालन पोषण ननिहाल में हुआ था क्योंकि इनके मामा निसंतान थे। माता पिता के घर में लगातार 6 बेटियां के जन्म होने से सभी लोग पुत्र प्राप्ति की कामना कर रहे थे। इसी कारण इन्हें मंतोरनी नाम से पुकारा जाता था। जब 1.5 वर्ष की थी तभी इनके भाई का जन्म हुआ। इनके नाना जी 1.5 वर्ष के उम्र में ही इन्हें लक्ष्मी कहकर ले गए। बड़े लाड प्यार से इनका पालन पोषण होने लगा। जब भी इनके पिताजी इन्हें अपने गांव लेके आते, इनके नाना जी की तबीयत खराब हो जाती। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 7वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा पास की। बोर्ड परीक्षा में इन्हें अंग्रेजी में पुणे जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त हुआ और हाई स्कूल पढ़ाई के लिए ननिहाल से 3-4 कोस की दूरी पर विद्यालय था। वीणा नंदिनी वहां नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उनके रहने से नाना जी की परेशानी का सामना करना पड़ता। पैतृक गांव में 2 हाई स्कूल थी। नाना जी से जिद करके वे अपनी पैतृक गांव में आ गई और वहीं इनका पढ़ाई लिखाई फिर से शुरू हुआ। नमस्कार फ्रेंड्स, वीणा नंदनी एक वो साहित्यकार जो नई विधा पर प्रयोग करती हैं और साहित्य को एक बेहतर आयाम देती हैं। उनकी साहित्य रचना, काव्य रचना हम सबों के लिए प्रेरणादायी होती है। उनके पुस्तकों का विमोचन किया गया है। उनके पुस्तक के विमोचन में प्रसिद्ध साहित्यकार और शहर के गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं उनकी पुस्तक विमोचन की कुछ झलकी। लेकिन इसके पहले 2 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। इनको देख के ये माधवी जी को देख के लगता ही नहीं है कि ये वीणा कुमारी नंदिनी जी को देख के लगता ही नहीं है ये पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई। छुपे रुस्तम की तरह ये छुप के आई और अपनी पुस्तकों का लिखना और मुझे प्रकाशन करना और इस तरह लोकार्पण ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाला है और बहुत ही अच्छा लगता है कि इनकी इतनी सादगी है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि ये इन्होंने इतनी मेहनत से ये पुस्तकों की रचना की है। इसके अलावा आज कथा मंजरी में बहुत ही अच्छी कहानियों का आगमन हुआ। श्रीमती चौधरी द्वारा मैं हमेशा देखता हूँ ये मध्यम वर्ग का आक्रोश जो होता है, मध्यम वर्ग का जो सामाजिक या पारिवारिक जो परिवेश है उनके बारे में इनकी कहानियाँ अक्सर आती हैं और पर्यटन के बारे में और अपने अनुभव के बारे में भी आज अच्छी कहानियाँ आई। कहानीकारों का यही है कि अपने अगल बगल में जो देखते हैं या जो सीखते हैं या जो अनुभव होता है वो अपना अनुभव यहाँ पर देते हैं। काफ़ी अच्छा लगा। इसी तरह आप लोग आते रहें, साहित्य को समृद्ध करते रहें, इसी आशा में। आज के दिन बिरसा मुंडा जी का पुण्यतिथि भी है। 18 दिसंबर दुनिया का सबसे बहादुर व्यक्ति मानवर राणा प्रताप जी का
आज जन्मदिन। आज हिंदी तिथि के अनुसार उनका जन्मदिन आज ही मनाया महाराणा प्रताप का। कल्पना करिए कितना कैसा व्यक्ति था वो कि 100 किलो का वजन का उनका भाला होता था। उनका जो कवच होता था वो 70 किलो का होता था। और किसी प्रकार से इतिहासकारों ने उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख दिया, हार गए हरा गए, कभी नहीं हुआ। 36 बार हराया लोगों को। उनके पास आने के लिए लोग घबराते थे। 2000-4000 फौज के बिना तो उनके पास आना नहीं चाहता था। ऐसा व्यक्ति का आज जन्मदिन है। और आज के दिन भाई हम सभी यहाँ जितने बैठे हैं तुलसी भवन में कम से कम जितने साहित्यकार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, साहित्य सेवी है, सबको कहीं न कहीं मन में एक ही भाव है, भारत हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा, करना उसकी रक्षा कर्तव्य है। यही भाव है। और उस प्रकार का भाव का श्रेष्ठ व्यक्ति आज तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने वाला है। इसके लिए भी 2000 भाई मेरे कभी कभी लगता है ना कि मन में उतार चढ़ाव लगा रहता है। 4 तारीख के बाद से राष्ट्रभक्त, साहित्य, दुनिया को जगाने वाले, समाज को झकझोरने वाला जितना भी व्यक्ति है, सभी के मन में वो कहीं न कहीं कष्ट है। सब लोग को लगता है क्या से क्या हो गया। अरे ऐसा सोचने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई। हिंदुस्तान में 5000 10,000 वर्ष क्या क्या देखा है। साहित्यकार का यदि मन ढीला हो जाएगा, बैठने से लगता है मन में उदासी है, तब उदासी लाने की आवश्यकता नहीं है। इमरजेंसी जैसा विषय में किसने जगाया? साहित्यकारों ने जगाया। जहाँ प्रकाश नारायण जी का भाषण सुनने को जाता था, मैं साक्षी हूँ पटना में, लेकिन मैक्सिमम लोग जाते थे वहां जो कविता पढ़ने कभी आते थे, उसका कविता सुनने के लिए जाते थे। हरीश्वर तरीनु आने वाले हैं, नागार्जुन आने वाले हैं, आप कल्पना करिए। इसलिए साहित्यकार जो समाज यहाँ बैठा है, तुलसी भवन का परिवार जो बैठा है, वह उसी जोश खरोश से समाज को जगाने का साहित्य के माध्यम से जो काम है आगे बढ़ना है। और जैसा इस तरह का कार्यक्रम है आगे हम लोग चलते रहेंगे। इतनी मैं कहना चाहता हूँ, यह उथल पुथल ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी। एक बार बहुत धन्यवाद आपको भी इस ग्रुप में बनाने, बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वीना जी छंद दोहा पर लिखती हैं और इन्होंने बहुत जल्दी इस क्षेत्र में आगे बढ़ा। और ये लिख रही थी चुपचाप। कुछ लोग होते हैं जितना काम नहीं करते उतना हल्ला करते हैं, लेकिन ये बोलती नहीं है, चुपचाप काम करती हैं। इनका कार्य सराहनीय है, अनुकरणीय है और गंभीरता बहुत गंभीर रहती हैं। इनको देख के कोई अंदाज नहीं लगा सकता है कि ये निरंतर लिख रही हैं या कुछ कार्य करिए। कई बार मैंने इनको ये किया कि नहीं आप कुछ बोलिए, कथा कहानी लिखती थी लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। बाद में पता चला कि ये छंद विधा पे काम कर रही हैं। ये छंद विधा जो हमारी पुरानी परंपरा है, संस्कृति है ऋषि मुनियों की, जिसमें हमारा रामायण लिखा गया है, विनय पत्रिका लिखा गया है, पत्रावली, गीतिका सब लिखा। इन्होंने गीतिका छंद पर भी काम किया है, गीतिका छंद पर भी इन्होंने काम किया है। तो ये जो छंद जो लुप्त हो चुका था हमारे बीच में, उस पर ये काम कर रही हैं और ये बहुत ही सराहनीय है और वंदनीय है। इनकी विद्वता नमन के योग्य। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वीना दीदी को मैं 4 साल से जान रही हूँ। तुलसी भवन में तो मैं 10 साल हो गई मेरी, लेकिन इनको मैं 4 साल से जान रही हूँ और बहुत काफ़ी शांत है। और सब जो कह रहे कि इनको देखने से पता नहीं चलता, तो ऐसे भी सागर जो होते जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ रहता है ज्ञान, वो शांत ही रहते हैं, तो पहचानने में हम लोगों की गलती हो सकती है। और जो छंद बोल रहे हैं, छंद विधा, वो प्राचीन काल से ही छंद विधा हमारे साहित्य में है। शायद अब कम हो जा रहा है क्योंकि लोगों के पास में शब्द भंडार कम हो जा रहे हैं। क्योंकि साहित्य में अगर छंद लगना है तो आपको शब्दों का पर्याप्त भंडार होना चाहिए कि आप छंद को मिला सकें। ये बहुत कठिन काम है, इसलिए शायद लगता है जो मुक्त छंद है विकास इसलिए हुआ कि छंद खोज के परेशानी होती है लोगों को। फिर भी मैं वीना जी को बहुत बधाई देना चाहूँगी कि इन्होंने इतना किताब निकाल लिया। पढ़ने का सौभाग्य तो नहीं हुआ है, पढ़ूंगी। धन्यवाद जी। सर्वप्रथम मैं वीना नंदिनी जी के विषय में यह कहना चाहूँगी कि इनका जो व्यक्तित्व है पूर्णतया सादगी से परिपूर्ण इनका व्यक्तित्व है। ये बहुत ही गंभीर है और ये जिस क्षेत्र में अभी काम कर रही है, छंद जो है बहुत ही कठिन विद्या है। सबके बस की बात नहीं होती छंद में लिखना। मात्रा गणना होता है, उसमें बहुत सारी विधि होती है जिसको परिलक्षित करते हुए ये साधना हम करते हैं।
और जिस विद्या में ये लिख रही है, जैसे नवगीत हुआ, गीत हुआ, दोहा हुआ, गीतिका छंद हुआ, दोहों पर तो हम बहुत सारे लिख रहे हैं, बहुत सारे साहित्यकार दोहा छंद पर काम कर रहे हैं, किंतु इन्होंने जितनी तेजी से अपने आप को विस्तार दिया, अपने छंदों का विस्तार दिया, यह सराहनीय पहल है। और मैं इनको लेकर यही कहना चाहूँगी कि ये दिन प्रतिदिन अनेकों छंद पर अपना कार्य करें और हम सबके समक्ष एक नए छंद, नए विद्या को लेकर हमारे समक्ष आए। और ये संग्रहणीय चीज़ है, क्योंकि छंद अभी के युग में छंद बहुत जरूरी है। हम साहित्यकारों को समझना, जानना और इसका विस्तार देना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी बहुत बहुत बधाई हो। और आज आपके पुस्तक का विमोचन हुआ है, और वो पुस्तक एक ऐसी है कि जो पुरानी विधा को नई विधा में परिवर्तन करने की एक सीख है, सबक है कि हर चीज़ को काव्य के तौर पर लोगों में देना, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा आधुनिक भी कहा जाए तो है। क्या कहेंगे आप इस विषय को लेकर? जी, ये सबसे पहले तो साहित्य नंदिनी में जो मैंने कहमुखी छंद को दिया है, यह विलुप्त हुई छंद है, और विलुप्त होने के बाद जो लेखकगण हैं ये मतलब बिल्कुल छोड़ चुके हैं, और इस छंद को मैंने उजागर किया है इस पुस्तक में। दूसरी है माहिया छंद, जो पंजाब के स्टेज पे गाई जाती है, जिस प्रकार कव्वाली गाए जाते हैं, जो नोक झोंक होता है, उसी तरह ये गाए जाते हैं। और इस छंद को मैंने पंजाब से लेकर उठाकर उत्तरी भारत में लाया है, और लोग इससे प्रभावित होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। तीसरी छंद मेरे उपनाम का है, नंदिनी छंद, जिस छंद की मेरी कामना थी कि जो मैं अपने नाम को मैं उजागर करूं, और उस छंद के माध्यम से मैंने अपनी नंदिनी छंद को इस पुस्तक में शामिल किया जी। और पहली पुस्तक जो है भाव नंदिनी दोहा संग्रह, उस 10 खंड में विभाजित है, और 10 खंड में एक अलग अलग मैंने विषय को रखा है, और उसको मैंने इस नए जनरेशन के लिए मैंने उसको इकट्ठा करके दिया है। तो जैसे जानते सभी लोग हैं, लेकिन छिटपुट रहता है तो उसको लोग पढ़ नहीं पाते हैं, उसके बारे में जान नहीं पाते हैं, और उसको मैंने इकट्ठा किया है जो नई जनरेशन इससे प्रभावित हो और उसको सीखे और जाने ये चीज़ें क्या हैं। जी, तो एक बेहतर कार्य की शुरुआत हुई है आपके कलम से। तो ये साहित्य की जो सेवा है समाज के लिए, वो बहुत बड़ी सेवा है। और अभी जो नए नए साहित्यकार हैं, नए नए काव्य की रचना हो रही है, गद्य में भी, पद में भी, तो उन सबों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आपने बड़ी सेवा की है साहित्य की, और खासकर उन युवा पीढ़ियों की जो काव्य रचना में अपनी दिलचस्पी लेते हैं और उसमें अपनी जिंदगी के कुछ पल को उकेरना चाहते हैं। क्या कहेंगे उन सबों के लिए? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी, जो जैसे कुछ छंद विलुप्त हो रहे हैं, उनको उजागर करके समाज में लाएं। दूसरी चीज़, अभी का जो नवयुवक है या नवयुवती हैं, वो किस विषय को पढ़ना चाहती हैं, कितनी उनके लिए सरल हिंदी को बनाया जाए जो वो पढ़ पाएँ, क्योंकि वो अंग्रेजी के प्रति ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो उनको हिंदी की तरफ कैसे मोड़ कर लाया जाए, इसी को देखें और समाज में इस तरह की रचना की जाए जो नए नवयुवक और नवयुवती उस तरफ आकृष्ट हो। जी, आखिरी नोट पे हैं हम लोग कि आपकी रचना से, क्योंकि आप शिक्षा जगत से जुड़ी हुई रही हैं और केंद्रीय विद्यालय संगठन और अनेक विद्यालयों से जुड़ी हुई हैं, छात्रों का जीवन, क्योंकि कहा जाता है कि छात्र ही हमारे देश के भविष्य हैं, तो उन छात्रों के लिए खासकर, और उन छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षिका और शिक्षकों के लिए क्या कहना चाहिएगा? पढ़ाने वाले शिक्षकों और शिक्षिका के लिए तो मैं ये कहूँगी, जो हिंदी को वो अपना एक आधार माने। आज भी हम अंग्रेजी मीडियम में ज़्यादा उस प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन वो हिंदी को एक आधार मान करके हिंदी के ऊपर बच्चों को आकृष्ट करें, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा ही है, लेकिन राष्ट्रभाषा बनने का एक कगार पर है, और हम लोग सभी चाहते हैं जो राष्ट्रभाषा बने। तो हिंदी की मोड़ मोड़े और सभी राष्ट्र स्टेट में, प्रांत में हिंदी को
मुख्य भाषा के रूप में रखा जाए और हिंदी के ऊपर बच्चों को ज़्यादा ही प्रभाव दिया जाए, जो बच्चे हिंदी को लेकर पढ़ें और हिंदी के प्रति समर्पित हों। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और इंडिया टीवी ऑनलाइन की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और मुबारक, और आपकी लेखनी इसी तरह चलती रहे, ये हमारी शुभकामनाएं। नमस्कार। बधाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स, जानी मानी साहित्यकार वीना नंदनी, जो भारतवर्ष में काव्य विधा के एक प्रसिद्ध और विख्यात नाम है। फ्रेंड्स, इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।